नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस पर। क्वाड ने अपनाए 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज, सहयोग का बढ़ा दायरा, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण तकनीक और मानवीय सहायता पर जोर। भारत अमेरिका का पावर पैक्ट, दुर्लभ खनिजों के लिए हुआ बड़ा समझौता। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भारत अमेरिका ने किए हस्ताक्षर। खनिजों को प्रभावी प्रबंधन और वित्तपोषण में मिलेगी मदद। बीकानेर के सांचू बॉर्डर से गरजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। दुश्मन को दी सीधी चेतावनी, कहा नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की नीति पर सरकार अडिग। ड्रोन तकनीक और सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने थामा भाजपा का दामन। बीजेडी नेताओं पर लगातार अपमानित और नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। पश्चिम एशिया में युद्ध की आग और तेज। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमले। तेहरान का अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान की 2 टूक। अगर अगला हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा भारी और हिंसक होगा। नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर साझा बयान जारी किया। चारों देशों ने कहा कि इंडो पैसिफिक की स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। क्वाड देशों ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और दबाव की राजनीति पर गंभीर चिंता जताई। बयान में कहा गया है कि बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध किया जाएगा। बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में निर्बाध व्यापार और नौवहन की आज़ादी पर भी जोर दिया गया। क्वाड ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। चारों देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च करने का ऐलान किया। इसके तहत ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, 5G, AI और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया जाएगा। क्वाड ने यह भी साफ किया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और दबाव मुक्त बनाए रखने के लिए साझेदारी और मजबूत की जाएगी। और सीधे एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जिसमें देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव पर केंद्र सरकार सख्त हुई है। जनसंख्या बदलाव पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने गठित किया हाई लेवल डेमोग्राफिक कमेटी। जस्टिस नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है ये समिति। घुसपैठ से जुड़े डेमोग्राफिक इम्पैक्ट की करेगी जांच। देश भर में असामान्य जनसंख्या बदलावों की अब होगी समीक्षा। डेमोग्राफिक चेंज पर समयबद्ध समाधान देगी ये कमेटी। प्रधानमंत्री ने समिति बनाने का किया था ऐलान। घुसपैठ और अवैध प्रवास पर केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। धार्मिक, सामाजिक जनसंख्या बदलावों का अब अध्ययन होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डेमोग्राफिक चेंजेस की जांच की जाएगी। जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का विश्लेषण किया जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज पर गठित ये समिति ये तमाम काम करेगी। इस पर अमित शाह ने कहा है कि संप्रभुता और सामाजिक संतुलन पर खतरा, अवैध प्रवास के असर का व्यापक मूल्यांकन करेगी कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद कमेटी का गठन पूरा जनजातीय समाज के संरक्षण पर भी फोकस करेगी समिति। इस खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र में सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे इस कमेटी को लेकर। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो समिति बनाई गई है ये हाई पावर कमेटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
15 अगस्त को ऐलान किया था कि हाई लेवल कमेटी डेमोक्रेटिक चेंज पर बनाई जाएगी, और आज सरकार ने इस कमेटी का गठन कर दिया है। जस्टिस प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। दुर्गा शंकर मिश्रा जो रिटायर्ड IAS है, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर समीका रवि समिति के सदस्य होंगे। ये कमेटी व्यापक तौर पर इस बदलावों का अध्ययन करेगी कि जिस तरह से एक असामान्य बदलाव सामाजिक संरचना में कुछ जगहों पर देखने को मिला है, और ये अवैध प्रवास और अन्य जो असामान्य कारण है उसकी वजह से जो बदलाव आए हैं उनको लेकर क्या कुछ व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसका एक व्यापक अध्ययन ये कमेटी करेगी। हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का ऐलान किया था, तभी से इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि सरकार जल्दी इस कमेटी का ऐलान करेगी, और आज हमने देखा कि इस कमेटी के ऐलान का गठन कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला, जिस तरफ सभी की निगाहें थी कि सरकार जल्दी इस कमेटी के गठन का ऐलान कर सकती है। आज कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऋतु जी, शैलेंद्र, हम जानते हैं 2027 की जनगणना का काम जारी है, उससे पहले इस कमेटी के गठन को किस तरह से देखा जाए? देखिए, बार बार ये बात सामने आई है कि कुछ असामान्य पैटर्न देखने को मिले हैं, और जनसंख्यिकीय बदलाव जो असामान्य पैटर्न की वजह से होते हैं वो एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, सवाल उठाते हैं, और विभिन्न धार्मिक सामुदायिक जो समाज है उसका जो एक विश्लेषण है वो इस पैटर्न की एक पूरी जरूरत है कि उसको गहन अध्ययन किया जाए कि आखिर इस तरह के असामान्य बदलाव कुछ जगहों पर, कुछ खास इलाकों में क्यों आए हैं। तो ये कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी। निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब जनगणना हो रही है, इस कमेटी का, चूंकि ये पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि जल्दी इस कमेटी का गठन होगा, तो उस लिहाज से इंतजार था कि कब इस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों का ऐलान होगा। ये कमेटी व्यापक तौर पर जो कुछ बदलाव आए हैं उनके कारणों का भी अध्ययन करेगी, और साथ ही साथ ये भी बताएगी कि कैसे इससे जो दिक्कतें हुई हैं उसका समाधान सुझाने की भी कोशिश करेगी। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये कमेटी है। आप जानते हैं कि शीर्ष स्तर पर, सरकार के शीर्ष स्तर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, और आज उसका ऐलान कर दिया गया। शैलेंद्र, गृहमंत्री अमित शाह का ये भी कहना है कि संप्रभुता और सामाजिक संतुलन पर खतरा है, यानी कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो देखे जा रहे हैं तमाम राज्यों में, तो मसलन के तौर पर अगर उदाहरण दिए जा सके कि वो कौन से खतरनाक ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनको देखते हुए इतनी बड़ी कमेटी का गठन किया जा रहा है। किसी देश में अगर डेमोग्राफिक कमेटी का गठन किया जा रहा है, हाई लेवल डेमोग्राफिक कमेटी का, इसका मतलब कि ये मसला सिर्फ डेमोग्राफिक बदलाव जो हो रहा है उसका नहीं है, उन बदलावों से भविष्य में उसकी जो चुनौतियां दिखाई दे रही हैं उसको देखते हुए इसके अध्ययन की जरूरत पड़ रही है। ऋतु, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हम जानते हैं कि अवैध घुसपैठ की जो समस्या है उसकी वजह से जो कुछ जगहों पर, खासतौर सीमावर्ती इलाकों में जो एक जनसंख्यिकीय संतुलन बदला था, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर भी एक पैटर्न बदल रहा है। वो ये पैटर्न क्यों बदला है, क्या ये असामान्य पैटर्न है जो जिसमें बदलाव देखने को मिला है, इसके कारण क्या है, साथ ही साथ कुछ इलाकों में अचानक एक विशेष समुदाय की आबादी पिछले दशकों में क्यों बढ़ी है, ये सब एक अध्ययन की इस पर जरूरत महसूस की जा रही थी। साथ ही साथ इसके क्या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर हो सकता है, इन सब पर एक चर्चा की बात हो रही थी और जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके व्यापक अध्ययन की जरूरत है। हम जानते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस तरह की खबरें आई कि जनजातीय इलाकों में आबादी के एक जनसंख्या के बदलाव में एक खास पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये समस्या क्यों आई है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और क्या कुछ असामान्य तरीके अपनाए जा रहे हैं जनसंख्या के बदलाव के लिए, ये सब भी इस कमेटी के दायरे में होगा। तो निश्चित तौर पर इसके व्यापक अध्ययन की जरूरत महसूस की गई थी कि न केवल सीमावर्ती इलाकों बल्कि देश के कई ऐसी जगहों पर जहां पर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर एक खास पैटर्न देखने को मिला था। तो अब जब इस कमेटी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, निश्चित तौर पर ये कमेटी इस व्यापक प्रभाव का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है, कमेटी में और कौन कौन सदस्य शामिल हैं? देखिए, उनकी अध्यक्षता में कमेटी है और रिटायर्ड IAS दुर्गा शंकर मिश्र भी इस कमेटी के सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ एक और सदस्य
इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण एक तरह से जिम्मेदारी है और अनुभव भी बहुत है। एक तरह से देखें प्रशासनिक अनुभव है इन जो सदस्य इस कमेटी के बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखेंगे कि इस कमेटी का जो दायरा है, जिसमें व्यापक प्रभावों का अध्ययन करना है, क्यों इस तरह के असामान्य पैटर्न दिखाई दिए, उसका अध्ययन कमेटी करेगी। जी शैलेंद्र, भारत के अभी तक के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इस तरह की कभी कोई कमेटी बनी है क्या? जी, इस तरह की कोई कमेटी अभी तक की भारत के इतिहास में नहीं बनी। और आप देखें कि ये पैटर्न पिछले कुछ दशकों से ये चर्चा जरूर हो रही थी कि आखिर भारत में इस तरह के क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या इस तरह के बदलावों से कोई राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, और क्या कुछ एक जानबूझकर कुछ तरीका या पैटर्न अपनाया जा रहा है जिससे खासतौर पर जहां पर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं या फिर जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जनसांख्यिकीय बदलाव में कुछ खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस बात की रह रहकर चर्चा होती थी। तमाम समाचार रिपोर्ट्स, आप तमाम आर्टिकल्स पिछले 2 दशकों में देख सकते हैं, समाचार पत्रों में या फिर कई रिसर्च पेपर जो इस ओर इशारा करते हैं। तो इसका एक निश्चित पैटर्न है क्या, और इसका क्या भविष्य में असर पड़ सकता है या क्या असर पड़ रहा है, तो ये जरूरत महसूस की गई थी कि इसको लेकर एक व्यापक कमेटी अध्ययन करे। तो निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर उच्च पावर की कमेटी अपनी तरह की एक पहली कमेटी है जो इस तरह के बदलावों का अध्ययन करेगी। हालांकि हम जानते हैं कि समाचार पत्रों में या फिर व्यक्तिगत एक्सपर्ट के तौर पर या फिर कुछ राज्य स्तर पर किसी सामाजिक संगठन द्वारा ये समय समय पर बात उठाई जाती रही, समय समय पर एक स्थानीय कमेटियां या फिर स्थानीय स्तर पर लोग रिसर्च करते रहे। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर इस तरह की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जो अधिकारों से लैस हो, ऐसा पहली बार हुआ। जी ऐसे में क्या शैलेंद्र, ये कमेटी अपने अध्ययन की शुरुआत क्या उन राज्यों को पहले चुनेगी जो अन्य देशों की सीमाओं से लगते हुए हैं, मसलन असम है, पश्चिम बंगाल है, पूर्वोत्तर है राज्य, या फिर समग्र पूरे देश में एक साथ इसका अध्ययन होगा, और कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? देखिए, अभी तय समय सीमा कमेटी का इस कमेटी के गठन के साथ ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये सही बात है कि जहां पर असामान्य बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो सीमावर्ती इलाके हों या फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड के वो इलाके जहां ये कहा जा रहा है कि जनजातीय समूहों जहां पर ज्यादा अधिक संख्या में रहते हैं, लेकिन वहां एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन बदलावों की वजह क्या है? तो निश्चित तौर पर जिन इलाकों में इस तरह के पैटर्न दिखाई दिए हैं, इस तरह के बदलाव दिखाई दिए हैं, कमेटी वहां पर जरूर जाएगी, उनके सदस्य जाएंगे, अध्ययन करेंगे। और ये निश्चित तौर पर जिन इलाकों में इस तरह के पैटर्न उभर कर सामने आए हैं, जहां मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जहां चर्चा हुई है, उस पर निश्चित तौर पर ज्यादा ध्यान होगा। शैलेंद्र, अंत में बस आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम राज्यों में जो हाल के, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो लगातार जो चुनाव हुए हैं उनमें घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा, और जिसपे जनता का समर्थन भी राजनीतिक पार्टियों को रहा, जिन्होंने ये कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद उसका समाधान देंगी। तो क्या केंद्र की अब इस कमेटी का गठन करने को हम उस दिशा में बढ़ते कदम देखें? देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी होगी ऋतु की, SIR जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो मतदाता नहीं थे, यानी अवैध मतदाता और मतदाता बन गए थे, उनको छांटने का काम संशोधित सूची के जरिए चुनाव आयोग ने किया। और ये जो कमेटी है, ये बात बहुत समय से उभर रही थी कि इस तरह के जनसांख्यिकीय बदलाव क्यों हो रहे हैं। अगर कहीं पर अवैध घुसपैठ हुई है तो क्या वो इस तरह से वो समाज में घुल मिल गए हैं, जहां पर एक तरह से देखे जो एक संकट है गंभीर, वो सामने खड़ा नजर आ रहा है, या फिर किसी पैटर्न के तहत किसी समाज में वो अपनी भागीदारी एक सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा था। निश्चित तौर पर SIR के जरिए हमने देखा है कि सूचीकरण, जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हुआ है, और हमने देखा कि जो बिहार से इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में तमाम ऐसे अवैध मतदाताओं के नाम कटे। वो एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग ने बाकी कई अन्य राज्यों में उसकी घोषणा की है। लेकिन ये जो समिति है, ये जनसांख्यिकीय बदलाव से क्या प्रभाव पड़े हैं, उसके क्या खतरे हो सकते हैं, या फिर किन खतरों का सामना किया जा रहा है, या फिर क्या आगे संकट हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर या फिर डेमोग्राफिक बदलावों को लेकर, और उसमें जो असामान्य पैटर्न दिखाई दे रहे हैं उनका अध्ययन कमेटी करेगी। तो ये बहुत बृहद विषय है जिस पर निश्चित तौर पर एक व्यापक रिपोर्ट जल्दी देखने को मिलेगी जब कमेटी व्यापक अध्ययन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए इस विषय पे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थी। हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया है, क्योंकि हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण था। समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडर सी केबल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज शामिल हैं। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करते रहेंगे। Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our 4 nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chain should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability, as well as that of critical minerals and resources. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूपरेखा का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखला के पूरे क्षेत्र में हमारे सहयोग को और मजबूत करना है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और संबंधित निवेश शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये रूपरेखा लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी, परियोजनाओं के वित्त पोषण में मदद करेगी और साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिजों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी। Critical minerals and rare earths. This is something which we have also discussed today at the Quad meeting, and whether we are doing it bilaterally, whether we're doing it as a Quad format, or in fact as a larger gathering of like-minded nations, it is clearly something very timely, something very important, something very critical today. Now, this particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. Today, because we both have a strategic and shared interest in the fact that vibrant innovation economies such as ours cannot afford to leave the foundational materials of these industries vulnerable to single source monopolies that could deny us these things
not just in a time of conflict, but as a leverage point in contrary to our sovereign national interests. So it's a pleasure to be here today, and I'm glad we were able to sign this because in addition to being an important document and an important agreement, I think it brings a tangible example of the strategic partnership between the United States and India. Thank you. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट सांचू पहुंचे। उन्होंने सांचू पहुंचकर बीएसएफ की सशस्त्र गैलरी का अवलोकन किया और आधुनिक ड्रोन तकनीक की कार्यप्रणाली की भी जानकारी ली। इस दौरान अमित शाह ने सांचू में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। अमित शाह ने सांचू में खेजड़ी का पौधा लगाया। गृह मंत्री ने 14 महिला बैरकों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में महिलाएं अब पुरुषों से 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रही हैं। कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन्य 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले बीएसएफ के 2000 जवानों को याद किया। उन्होंने तपते रेगिस्तान से लेकर बेहद ठंडे इलाकों तक देश की सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ को देशवासियों की तरफ से धन्यवाद भी दिया। सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। गृहमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के शौर्य और संकल्प शक्ति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने न सिर्फ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा के करीब मौजूद भारत के नागरिकों को भी उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जहां जरूरत पड़ी, वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंत राय आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले सामंत राय ने एक दिन पहले ही बीजेपी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में उन्हें लगातार नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद देबाशीष सामंत राय ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनकी नीतियों से प्रेरित होकर पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए वे पूरी मेहनत से काम करेंगे। खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में पिछले 12 वर्षों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वर्ष 2025-26 में 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
उन्होंने कहा कि अगले साल 2,51,000 करोड़ रुपए की बिक्री करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि बहुत जल्द ही खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का ई-कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाला ये क्षेत्र आज 1,87,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर गया है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारे कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, रोजगार के नए आयाम हमारा विभाग लिखने जा रहा है। आपको बताते हुए और गर्व हो रहा है कि आज खादी ग्रामोद्योग पूरे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।